चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था डॉट्स थेरेपी टीबी में दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टीबी के बैक्टीरिया को किल करती है। एमडीटी थेरेपी जो है वो कोल्ड पेशेंट को दी जाती है। डेप्सोन एंटीबायोटिक है जो किल करती है। ये चीजें आपको याद रखनी थी। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनिए। संक्रामक रोग के अंतर्गत बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजुअल, फंगल, ये सभी की सभी चीजें आती हैं। मतलब ये सभी डिसीज जो हैं वो हमको पढ़नी पड़ती हैं कम्युनिकेबल डिसीज में। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। इनमें से ज्यादातर डिसीजेस के कारण आपको फीवर आता है। तो जब भी आपको फीवर आता है तब आपके बॉडी में पेन जो है वो ज्यादा होता है। ये कभी आपको कोई चोट लग गई तो निश्चित रूप में आपको पेन होता है या दर्द होता है। तो ऐसी मेडिसिन जो पेन में रिलीफ देती हैं या दर्द में रिलीफ देती हैं या पेन को समाप्त करती हैं वो कहलाती हैं पेन किलर मेडिसिन, या उन्हीं को कहते हैं एनाल्जेसिक। हिंदी में कहते हैं दर्द निवारक दवाएं। तो यदि आपसे कोई पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली 3 मार्कर क्वेश्चन ही है ये कि एनाल्जेसिक मेडिसिन किन्हें कहते हैं, तो एनाल्जेसिक वी मेडिसिन है जो दर्द में आराम दिलाती हैं या दर्द को समाप्त करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है पैरासिटामोल एंड नाउ एस्प्रिन। इस तरह से क्लियर है ये चीज। चलते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको जो फीवर होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप में से जो लोग बहुत अच्छे तरीके से डिसीज सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, जरा मुझे बताइए कि डेंगू जो है और टाइफाइड जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जल्दी से बताइए, डेंगू जो है और टाइफाइड जो है इनमें क्या डिफरेंस है और इनमें सिमिलैरिटी क्या है। यदि कोई जानकार हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं कि डेंगू में और टाइफाइड में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। एग्जैक्टली सर्वेस का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई। दरअसल में जो डेंगू है वो वायरस से होने वाली एक बुखार है और जो टाइफाइड है वो एक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाली एक बुखार है। मतलब दोनों फीवर है। तो जब भी आपको फीवर आता है तब याद रखिएगा आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, आपका तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान आपका बढ़ता इसलिए है क्योंकि ब्रेन में, ये प्रीलिम्स की चीज बता रहा हूं, आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं ताप नियंत्रण केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। वो दरअसल में वार्म हो जाता है या वो गर्म हो जाता है। तो मस्तिष्क का टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर गर्म हो जाता है, इसी वजह से आपकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। तो जब आप लेते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन तो ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन हाइपोथैलेमस में जो हीट रेगुलेटरी सेंटर होता है ना, उसको दरअसल में सप्रेस कर देती है। तो इस तरह से आपकी जो बुखार है वो उतर जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है ऐसी मेडिसिन या ऐसी दवाएं जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाए उसको कम ना कर दें, नॉर्मल कर दें, वो कहलाती हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन। मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ज्वर नासी दवाएं। तो ये चीज आप जरूर याद रखना। जब भी आप ज्वर से ग्रसित होते हो मतलब फीवर से ग्रसित होते हो तो आपका जो टेम्परेचर राइज हो जाता है उसको नॉर्मल करने के लिए, मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट करने के लिए या 37 सेल्सियस करने के लिए भी जो ड्रग ली जाती है वो एंटीबायोटिक कहलाती हैं। और इनके उदाहरण भी वही हैं जो एनाल्जेसिक के उदाहरण थे, मतलब पैरासिटामोल और एस्प्रिन। अब यहां पर एक और कैटेगरी आती है जो है निश्चेतक। निश्चेतक को कहते हैं एनेस्थीसिया। तो जो मेडिसिन व्यक्ति को बेहोश कर देती हैं या जो मेडिसिन का उपयोग करके व्यक्ति की चेतना शक्ति को शून्य करते हैं, या जिन मेडिसिन का यूज करके सेंसिटिविटी जो है ह्यूमन की उसको 0 कर दिया जाता है, एनास्थेटिक कहलाते हैं। या इस तरह के मेडिसिन में एनास्थेटिक आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने एक चीज जरूर सुनी होगी कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं। निश्चित रूप में नाइट्रस ऑक्साइड आप बोलेंगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड को बड़े बड़े सर्जिकल ऑपरेशन में पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था। तो दरअसल में एनास्थेटिक की 2 कैटेगरीज होती हैं।
एक होती है सामान्य और एक होती है लोकल। तो जब पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाए तो यूज किया जाता है सामान्य निश्चेतक, और सामान्य निश्चेतक के रूप में वर्तमान समय में हम यूज कर रहे हैं लाफिंग गैस मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। पहले हम क्लोरोफॉर्म यूज करते थे, लेकिन क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन करके फॉस्जीन गैस बना देती थी, ये प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं। इसलिए वर्तमान समय में जनरल एनास्थेटिक के रूप में पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश करने के लिए अब सर्जिकल ऑपरेशंस में हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस को यूज करते हैं। दरअसल में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का हायर कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो फिर आप लाफ नहीं करोगे, आप बेहोश हो जाओगे, और यही मेडिसिनल पर्पस है दरअसल में पेशेंट को बेहोश करने का। परंतु यदि आपको किसी जगह पर कोई चोट लग गई या मैदान में खेलते हुए किसी तरह का कोई आपको चोट हो गया या घाव हो गया है ना, तो फिर उस कंडीशन में उसको सिलना पड़ेगा, आपको बोलते हैं स्टिचेस देने पड़ेंगे। तो एक पर्टिकुलर जगह की सेंसिटिविटी को यदि समाप्त करना है तो फिर एनास्थेटिक की दूसरी कैटेगरी हम देते हैं, द नेम इज लोकल एनास्थेटिक, या इनको हिंदी में कहते हैं स्थानिक निश्चेतक। तो स्थानिक निश्चेतक के रूप में एथिल क्लोराइड का स्प्रे कर दिया जाता है। इसके कारण उस पर्टिकुलर एरिया की सेंसिटिविटी है वो 0 हो जाती है और फिर बड़े आराम से स्टिचेस दे दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेंसिटिविटी या संवेदना को जो शून्य कर दें या समाप्त कर दें, दीज आर कॉल्ड एनास्थेटिक। 2 टाइप के होते हैं, एक जनरल और एक लोकल। जनरल के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का हम यूज करते हैं और लोकल के रूप में हम यूज करते हैं एथिल क्लोराइड का स्प्रे। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। यहां पर 3 मार्कर की सीरीज होती है आपकी खत्म। अब हम जिन क्वेश्चन को लेकर चलेंगे वो सबसे अहम होंगे, 5 मार्कर के क्वेश्चन होंगे, इसलिए प्लीज उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना, क्योंकि वो क्वेश्चन जो हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगे देखने को। और आपको भी पता है यूनिट 6 जो है उसमें से क्या पूछा जाएगा, 3 मार्कर के साथ में आपके 5 मार्कर के क्वेश्चन भी होंगे। तो 5 मार्कर के क्वेश्चन शुरू करते हैं इधर से। तो शुरुआत करते हैं 5 मार्कर। इसमें जो भी 3 मार्कर बच जाएंगे, जैसे आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो कि क्या सर ये 3 मार्कर में आ सकता है, क्या सर ये 3 मार्कर में आ सकता है। तो यदि मुझे लगता है या फिर आप अगर बोलोगे तो मैं 3 मार्कर में लास्ट में फिर से इंक्लूड करा दूंगा। तो यहां से आपका समय शुरू हो जाएगा कि आप मुझे बता देना कि सर ये 3 मार्कर में इंक्लूड करा दें, ये आ सकता है, तो मैं भी करा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम 5 मार्कर को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो है उपार्जित रोग क्या है, समझाइए। मतलब एक्वायर्ड डिसीज किसे कहते हैं। और याद रखिएगा एक्वायर्ड डिसीज के अंतर्गत ही आती हैं कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। दरअसल में डिसीजेस 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं जन्मजात और दूसरी होती हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। मतलब इंसान के जन्म लेने के बाद या इंसान के बर्थ के बाद जो डिसीजेस होती हैं व्यक्ति को, वो कहलाती हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। ये चीज याद रखेगा। और इन्हीं एक्वायर्ड डिसीजेस के अंतर्गत ही आते हैं कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये चीज बताने हैं सबसे पहले कि व्यक्ति का या बच्चे का जब बर्थ हो जाता है तो बर्थ होने के बाद उसको जो डिसीजेस होती हैं वही डिसीजेस दरअसल में उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिसीजेस कहलाती हैं। और इन्हीं एक्वायर्ड डिसीजेस में कुछ डिसीजेस का कारण बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, नेमेटोडा और कृमि होते हैं या फंगस होते हैं, ये कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, या इन्हीं को कहते हैं संचारी रोग, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े इजीली तरीके से स्प्रेड होते हैं। इसी वजह से ये काफी खतरनाक माने गए हैं। जैसे कोरोना भी इन्हीं में आता है क्योंकि वो एक वायरल डिसीज है। और जबकि असंक्रामक डिसीज में जो एमपीपीएससी को सबसे ज्यादा पसंद है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, वो है कैंसर, वो है डायबिटीज। मतलब जिन रोगों का कारण हमारे शरीर में डिस्टरबेंस होती है या हमारे शरीर की डिस्टरबेंस ही दरअसल में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का कारण बनती है, तो उनको हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में अंतर लिखिए, तो सबसे पहले हमको कम्युनिकेबल को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में इसी से संबंधित चीजें हमारे सिलेबस में पहले ही दी गई हैं। यूनिट 6 आप ओपन करोगे, सबसे पहले यही दिया गया है, संक्रामक रोग क्या और उसकी रोकथाम के उपाय बतलाइए। तो पहले हम समझ लेते हैं संक्रामक रोग।
जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको काफी आसान लगेंगी चीजें, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं प्लीज पूरा फोकस रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू कर रहा हूं सेशन, ध्यान से समझेंगे। संक्रामक रोग, जिनको कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं या इन्फेक्टियस डिसीज भी कहते हैं, ये दो लोगों के कारण होने वाली समस्या है, या दो फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द फर्स्ट वन इज रोग कारक, इनको इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन, और दूसरे होते हैं कैरियर, जिनको कहते हैं वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं रोग वाहक। तो वास्तविकता में जो संक्रामक रोग होती हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेस, उनके लिए रोग कारक और रोग वाहक मतलब पैथोजन और वेक्टर ये जरूर कहीं ना कहीं होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिसीज में जो रोग कारक हैं, जरा रोग कारक को एक बार फिर से आप देखें, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, नेमेटोडा, हमेशा ये चीज आपके बॉडी के अंदर जाके आपके ब्लड में होंगे, और जैसे ही आपके ब्लड में पहुंचेंगे आपको इस डिसीज से ग्रसित कर देंगे या इस डिसीज से आप सफर करोगे। हमेशा याद रखना, कम्युनिकेबल डिसीज जब भी आपको होंगी तो हमेशा पैथोजन ही आपके ब्लड में होता है, कभी भी वेक्टर या कैरियर आपके ब्लड में नहीं होगा। हमेशा वेक्टर और कैरियर रोग को या डिसीज को स्प्रेड करेगा, फैलाएगा। जैसे पक्षियों में याद करो बर्ड फ्लू, मुर्गियों ने बर्ड फ्लू को फैलाया था। कीट की बात करूं तो जैसे अभी वर्तमान समय में कोरोना के केस में चमगादड़ वगैरह से ये फैला था, आप भी ये चीज जानते होंगे। इबोला के केस में भी यही हुआ था कि चमगादड़ों ने दरअसल में इसको फैलाया था। मनुष्य भी दरअसल में वर्तमान समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखने के लिए गवर्नमेंट इसलिए कहती है क्योंकि मनुष्य भी दरअसल में बीमारी को फैला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कम्युनिकेबल डिसीज में जो दो फैक्टर होंगे, द फर्स्ट वन इज पैथोजन एंड सेकंड जो कैरियर होंगे, तो हमेशा कैरियर जो है वो डिसीज को स्प्रेड करते हैं, और पहले वाला जो फैक्टर होता है पैथोजन, ये डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि यही आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके ब्लड में मिलकर और डिसीज का कारण बनता है। तो कभी भी आपसे यदि कोई डेफिनेशन पूछे कि क्या है संक्रामक रोग, तो आप में से 90% स्टूडेंट बोलते हैं कि संक्रामक रोग वे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और स्पेशली जो पहला पर्सन है वो अनहेल्दी होगा, अस्वस्थ होगा, उस अनहेल्दी पर्सन से अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक जो रोग बड़ी तेजी से फैलते हैं वो कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। बेटा जी ये आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहे हो, ये एक अभिलक्षण बता रहे हो, परिभाषा नहीं बता रहे हो। परिभाषा ये है कि कम्युनिकेबल डिसीज में दो फैक्टर होंगे, पहला होगा रोग कारक मतलब पैथोजन, और यही उस डिसीज के लिए ओरिजिनेशन का कारण होगा। परंतु जो दूसरा फैक्टर होगा पैथोजन, माफी चाहता हूं, जो दूसरा फैक्टर होगा जिसे हम कहते हैं वेक्टर या जिसे हम कहते हैं रोग वाहक, यही दरअसल में उस पर्टिकुलर डिसीज को फैलाएंगे, मतलब स्प्रेड करते हैं। और उसके बाद आपको सिंपल तरीके से एक बैक्टीरियल डिसीज का नाम लिख देना है, जैसे मैंने लिखा टीबी, एक वायरल डिसीज का नाम लिख देना है एड्स, उसके बाद एक प्रोटोजोअल डिसीज का नाम लिख देना है मलेरिया, एंड लास्ट में दमा जो है वो एक कैसी डिसीज हो गई भैया जी, फंगल डिसीज। आई थिंक ये वाला चैप्टर क्लियर हुआ। अब चलते हैं नॉन कम्युनिकेबल की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो हैं जो ना तो पैथोजन के कारण होती हैं और ना तो वेक्टर इनको फैलाते हैं, बल्कि जैसे यदि आप एग्जांपल देखो कैंसर, तो कैंसर का कारण क्या है, आपकी बॉडी में जो सेल हैं वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगे, मतलब अनियंत्रित तरीके से कोशिका विभाजन होने लगे। इसके लिए ना कोई वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना कोई पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगे, इसके लिए ना तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ना वायरस रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ना तो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है और ना ही वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से आपको गाउट रोग होने लगे, तो गाउट रोग होने लगे तो भी दरअसल में ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को अफेक्ट ही नहीं करती, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, चाहे आप छुओ चाहे आप नहीं छुओ। तो ये है दरअसल में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में ना तो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होगा और ना वेक्टर से वो स्प्रेड होगा। क्लियर है ये चीज? अगर क्लियर है तो प्लीज हाँ करें, देन अपन आगे बढ़ें, क्योंकि अब इसके बाद जो अगली चीज आ रही वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है अगला, मानव स्वास्थ्य क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ह्यूमन की हेल्थ किसे कहते हैं या व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या होता है, इसको समझाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक पूंछ जोड़ी गई है, डिफाइन इट्स टाइप, ये सबसे अहम हो जाता है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से समझना, हालांकि आपको ये चीज तो जरूर बन जाएगी कि ह्यूमन की हेल्थ किसे कहते हैं। दरअसल में मेरे शरीर में है 80 ऑर्गन, मेरे शरीर में 80 ऑर्गन है। यदि 80 ऑर्गन हेल्दी हैं मेरे शरीर के, इसको कहते हैं मेरा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर है। यदि मेरे 80 ऑर्गन बेहतर होंगे तो निश्चित रूप में मेरा माइंड जो है वो सभी ऑर्गन पे बराबर कंट्रोल रख रहा होगा, इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ बेहतर होना। और एक तीसरा एक और हेल्थ होता है जो WHO मानता है, लेकिन हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं, वो होता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब होता है जिस समाज का हम हिस्सा हैं वो समाज हमको घृणित नजरों से ना देखे, हमको वो अवहेलित ना करे, हमको वो परेशान ना करे, हमारा भी समाज में एक इज्जत हो, हमारा रुतबा हो, हमारा सम्मान ना हो तो अपमान भी ना हो। मतलब हेल्थ की 3 कैटेगरी हैं, याद रखना। अगर WHO के अनुसार पूछा जाए कि किसी हेल्दी पर्सन की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी या हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू WHO ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है, मतलब 80 ऑर्गन उसके फिट है, मेंटली फिट है, मेंटली फिट मतलब ब्रेन का सभी अंगों पर कंट्रोल बराबर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तीसरा फैक्टर WHO मानता है कि जिस समाज का आप हिस्सा हो वो समाज भी आपको परेशान ना करे। तो यदि कोई व्यक्ति इन 3 पैरामीटर में फिट है तो ही असल मायने में वो हेल्दी माना जाएगा। लेकिन जब हम ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं अपने लिए तो वहां WHO का तीसरा पैरामीटर छोड़ देते हैं, केवल हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को मानते हैं ह्यूमन की हेल्थ। तो ये चीज आप याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव स्वास्थ्य क्या होता है तो आपको कहना है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य इज इक्वल्स टू मानव स्वास्थ्य। और इसी मानव स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ जाए या किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए तो फिर व्यक्ति जिस समस्या से ग्रसित होता है उसे हम रोग कहते हैं। तो रोग से जब व्यक्ति, डिसीज से जब व्यक्ति ग्रसित होता है तो निश्चित रूप में उसका फिजिकल और मेंटल जो है लेवल वो कहीं ना कहीं क्या होता है, चेंज होता है। अब एक नॉर्मल सी चीज, क्योंकि ये 3 मार्कर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन हेल्थ किसे कहते हैं, तो आप देखो WHO के अकॉर्डिंग आप साइंटिफिक डेफिनेशन लिख दोगे, ह्यूमन हेल्थ के बारे में बता दोगे और एक और लाइन इंक्लूड कर दोगे। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि 5 मार्कर में आए तो आपको बताना पड़ेगा कि व्यक्ति की हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके लिए सबसे पहली चीज बता दोगे आप, बैलेंस डाइट ले व्यक्ति, तो उससे फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ बेहतर होगी। स्वच्छता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिसीज को होने से रोकने में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप में आपकी जो बॉडी है, स्पेशली जो फिजिकल है लेवल, वो बेहतर रहता है। और फिजिकल बेहतर होगा तो फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल हेल्थ। तो यदि आपकी फिजिकली बॉडी फिट रहती है तो मेंटल भी आपकी बॉडी फिट होगी, मतलब ह्यूमन की हेल्थ होगी बेहतर। तो ये हुआ मानव स्वास्थ्य क्या होता है ये। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ कि स्वास्थ्य के टाइप को बताइए या स्वास्थ्य के प्रकारों को बताइए। तो स्वास्थ्य के 2 प्रकार होते हैं, याद ध्यान से समझेंगे। पहला है उपचारात्मक स्वास्थ्य, इंग्लिश में कहते हैं थेराप्यूटिक हेल्थ, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अपन निरोधात्मक स्वास्थ्य या इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ। अब शुरुआत कर रहे हैं अपन उपचारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित हो जाए, जैसे मैं किसी रोग से ग्रसित हो जाऊं, जैसे मेरे को हो गया है टाइफाइड, ध्यान से सुनना, तो फिर मैं डॉक्टर के चेंबर में जाऊंगा। तो सबसे पहले डॉक्टर मेरे को बोलेगा कि जाओ जाके एक टेस्ट करा के आओ, उसे कहते हैं विडाल टेस्ट। तो मैं विडाल टेस्ट करा के आऊंगा, मान लो मैं विडाल पॉजिटिव आया तो फिर डॉक्टर मेरे को दवाइयां लिखेगा। क्लियर ये चीज? तो कहने का मतलब है कि यदि मैं किसी रोग से हो गया ग्रसित, मैं किसी डिसीज से सफर कर रहा हूं, देन उसके बाद मैं डॉक्टर के चेंबर में जाऊंगा तो डॉक्टर ने कहा जाओ टेस्ट कराओ। डॉक्टर ने कहा कि डिसीज से फ्री होने के लिए ये मेडिसिन लो। और यदि मान लीजिए मैं किसी ऐसी डिसीज से ग्रसित हो गया, जैसे कि बोलते हैं कि मेरे जो किडनी है वहां कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बन चुके हैं,
जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पाया, तो डॉक्टर ने बोला कि भैया सर्जरी करनी पड़ेगी, दवाओं से काम नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है डिसीज से ग्रसित होने के बाद व्यक्ति का टेस्ट कराना, व्यक्ति का मेडिसिन द्वारा डिसीज से फ्री होना, और कई बार तो व्यक्ति का डिसीज से ग्रसित होने के बाद सर्जरी कराना, ये तीनों दरअसल में उपचारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी रोग से ग्रसित होने के बाद आपको दवाएं जो दी जाती हैं वो उपचारात्मक स्वास्थ्य है। आपको निश्चित रूप में जो जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसके अंतर्गत टेस्ट वगैरह सब आ जाएंगे। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके मेडिसिन और टेस्ट करते हैं तो वो भी इसी में आ जाएगी, आपकी जांच। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी सर्जरी भी हो रही है तो वो भी दरअसल में किसके अंतर्गत आएगी? उपचारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगी। तो ये चीज आप जरूर याद रखना कि किसी डिसीज से ग्रसित होने के बाद जो जो स्वास्थ्य सेवाएं आपको दी जाती हैं वो सब उपचारात्मक स्वास्थ्य में आती हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हालांकि उदाहरण आप एक ही लिखना। जैसे मान लीजिए मैं किसी बैक्टीरियल डिसीज से हो गया ग्रसित, मैंने अभी बताया मैं टाइफाइड से ग्रसित हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? मेरे को एंटीबायोटिक दवाएं देगा। तो यदि मैं किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो गया हूं ग्रसित, तो फिर डॉक्टर मेरे को देगा एंटीबायोटिक दवाएं। ये भी दरअसल में उपचारात्मक स्वास्थ्य है, क्योंकि डिसीज होने के बाद ही तो मेरे को ये चीज दी जा रही है एज अ ट्रीटमेंट। इसी तरह से यदि मुझे हो गया डेंगू, डेंगू एक वायरस से होने वाली डिसीज है, तो फिर मुझे डॉक्टर क्या देगा? इंटरफेरॉन या एंटीवायरल दवाएं। ये भी दरअसल में क्या हो जाएगा? उपचारात्मक स्वास्थ्य, मतलब थेराप्यूटिक हेल्थ। इसी तरह से यदि मान लीजिए मुझे हो गया है कैंसर, तो कैंसर हो गया तो यदि गामा रेडिएशन के जरिए कैंसर सेल को डॉक्टर घोलता है तो इसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। याद रखिएगा, रेडियोथेरेपी भी उपचारात्मक स्वास्थ्य में आएगी। और जब मेरी रेडियोथेरेपी हो गई तो डॉक्टर मुझे कुछ मेडिसिन देगा, सिस्प्लैटिन और टैक्सोल। ये भी दरअसल में कीमोथेरेपी है। तो कीमोथेरेपी जो है ये भी दरअसल में किसके अंतर्गत आएगी? उपचारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगी। मतलब किसी भी रोग से ग्रसित होने के बाद आपको जो जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे टेस्ट, जैसे मेडिसिन, जैसे सर्जरी, ये सब उपचारात्मक स्वास्थ्य में इंक्लूड होता है। स्पेशली ये वाला पॉइंट भी, जैसे आपको गुर्दे, गुर्दे का मतलब यहां पर होता है किडनी। किडनी में यदि मान लीजिए यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ गया है, तो ब्लड में यदि यूरिया का लेवल बढ़ गया है तो किडनी अफेक्ट होती है, देन आपको कराना पड़ता है डायलिसिस। तो डायलिसिस यदि आप कराने पहुंच रहे हैं तो ये भी दरअसल में उपचारात्मक स्वास्थ्य होगा। यदि आपके को किडनी में, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल आ चुके हैं, तो उनको गामा रेडिएशन की मदद से यदि आप तोड़ेंगे तो उसको मेडिकल साइंस में कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ये एमपीपीएससी 2010 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ये भी यदि है, मतलब लिथोट्रिप्सी भी दरअसल एक प्रकार की सर्जरी है। तो ये भी दरअसल में कब की जाती है? जब आप किसी डिसीज से होते हैं अफेक्ट। तो जब भी आप किसी डिसीज से ग्रसित होते हैं तो उस डिसीज से ग्रसित होने के बाद आप जो जो विषय वस्तु अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, या डॉक्टर जिन जिन की सलाह देता है, वो सभी उपचारात्मक स्वास्थ्य में आती है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, और जो मैं कई बार आपसे पूछूंगा भी कि बताइए बेटा जी, कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जो तरीके आपको रोग ग्रसित ना करें, इनके लिए किए जाते हैं। जैसे आप बताइए, कोरोना आपको बीमारी ना हो तो इसके लिए आप पहले से टीका लगवा रहे हो, ये दरअसल में प्रिवेंटिव हेल्थ के अंतर्गत आता है। आप अभी डेली एक्सरसाइज करते हो, डेली आप बैलेंस डाइट खाते हो, तो आप ये दोनों काम क्यों कर रहे हो कि बैलेंस डाइट खा रहे हो और निश्चित रूप में आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि इससे आपकी बॉडी होगी फिट। और यदि आपकी बॉडी फिट होगी तो निश्चित रूप में कोई भी पैथोजन या कोई भी डिसीज का फैक्टर आपके अंदर नहीं जा पाएगा। तो ऐसे तरीके जिनसे बीमारी को होने से पहले आप रोक देते हो, किसी भी बीमारी को होने से पहले ही आप रोक देते हो। एग्जैक्टली, सोशल डिस्टेंस भी इसी में आएगा। याद रखिएगा मेरी बात, बीमारी को होने से पहले रोकने के लिए जो जो तरीके आप अपनाते हो वो सब आते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ में। और यदि आप डिसीज से ग्रसित हो चुके हो, फिर आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आता है उपचारात्मक स्वास्थ्य में, मतलब थेराप्यूटिक हेल्थ में। तो याद रखना, ये सबसे अहम चीज है। जैसे आपसे यदि मैं पूछूं, आप किसी भी रोग का टीका लगवा लेते हैं, तो आप जिस भी रोग का टीका लगवा लेते हैं उस डिसीज से आप फ्री हो जाते हैं। मतलब पहले से ही आपने, डिसीज होने के पहले से ही आपने क्या कर ली है? व्यवस्था करके रख ली कि आपको पर्टिकुलर डिसीज ना हो। ये दरअसल में कहलाता है प्रिवेंटिव हेल्थ।
अब आप ये सारे काम करते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, एक्सरसाइज डेली करते हैं, आप टेंशन फ्री रहना पसंद करते हैं, आसपास को साफ स्वच्छ रखते हैं, और अब घरों में जो है वो नहीं किया जाता है प्रसव, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एएनएम की मदद से या रिस्पेक्टेबल डॉक्टर जो होती है गायनी, वो दरअसल में इस तरह के ट्रीटमेंट को करती हैं। तो कहने का मतलब है ये सभी तरीके जो हैं, इनके जरिए आप बीमारियों को आने से पहले ही रोक देते हो। तो जब बीमारियों को आने से पहले ही आप रोक दो, इसको कहते हैं दरअसल में प्रिवेंटिव हेल्थ। और यदि बीमारियां आ गई हैं आपको, उनसे आप रिकवर होगे जल्दी से जल्दी, तो जो तरीके अपनाओगे वो कहलाएगा आपका कौन सी चीज? उपचारात्मक स्वास्थ्य। क्लियर यहां तक सबको? प्लीज अगर यहां तक क्लियर हो तो ये चीज जरूर बता दीजिए, क्योंकि ये सबसे अहम बात आपने पढ़ी, खासतौर से ये वाली चीज, निरोधात्मक स्वास्थ्य, कि किसी भी बीमारी से ग्रसित होने से पहले जो जो तरीके आप अपनाते हैं वो निरोधात्मक या निषेधात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको मैं रूबरू करा रहा हूं। संक्रामक रोग क्या है, इनकी विशेषताओं को बतलाइए। ये एक 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर अगला तैयार रहिएगा क्वेश्चन के लिए, संक्रामक रोग क्या हैं, इनके डिवीजन को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन 5 मार्कर के हैं, ये बिल्कुल बहुत आसान है। अब मैं आपसे ही पूछता हूं, अभी मैंने थोड़ी समय पहले आपको बताया कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, तो आपको सबसे पहले कहना है कि कम्युनिकेबल डिसीज वो होती हैं जो आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड में इनके पहुंचने से होगी। रोग, माफी चाहता हूं, इनके पहुंचने से होगी। रोग कारक, रोग कारक को इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन, और पैथोजन ही दरअसल में है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, नेमाटोडा। तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और डिसीज को क्या करेंगे? ओरिजिनेट करेंगे, पैदा करेंगे। परंतु यदि आप किसी डिसीज से ग्रसित हो जाते हो तो फिर जो उस डिसीज को फैलाते हैं वो कहलाते हैं वेक्टर। तो जब भी आप कम्युनिकेबल डिसीज की डेफिनेशन लिखें और आपने यदि ये 2 वर्ड नहीं लिखे हैं, रोग कारक और रोग वाहक, तब आपको कभी भी नंबर वो पूरे दे ही नहीं सकता। ये है दरअसल में डेफिनेशन, अगर कोई पूछे कम्युनिकेबल डिसीज की। परंतु यदि मैं पूछूं कि कम्युनिकेबल डिसीज इतने खतरनाक क्यों होते हैं, जैसे एड्स का पहला मामला हिंदुस्तान में आया था 1986 में, अगले ही साल एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था, क्योंकि एड्स जो है वो संक्रामक डिसीज में आता है। एबोला भी दरअसल में संक्रामक डिसीज में आता है, जिस वजह से पूरी दुनिया में 2013 में पहली बार लॉकडाउन लगा था नाइजीरिया में। हिंदुस्तान में आप कोरोना के केस में तो हालात देख ही चुके हो। कहने का मतलब है संक्रामक डिसीज बहुत खतरनाक होती हैं। कैसे खतरनाक होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल की तुलना में वो ये वाला पॉइंट बताता है कि कम्युनिकेबल डिसीज जो होती हैं वो अस्वस्थ व्यक्ति से, मतलब अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की ओर बड़ी तेजी से फैलती हैं, और इसी को हम कहते हैं महामारी। तो दरअसल में जो कम्युनिकेबल डिसीज है या जो संक्रामक रोग हैं, उनको हम ये भी कहते हैं हिंदी में संसर्गी रोग। तो दरअसल में संसर्गी रोग को इंग्लिश में कहते हैं कंटाजीनियस डिसीज, मतलब जो अनहेल्दी पर्सन से या जो डिसीज से अफेक्टेड पर्सन है, दूसरा हेल्दी पर्सन उनके कांटेक्ट में आ जाए, या वो अनहेल्दी पर्सन उस हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में चला जाए, तो निश्चित रूप में ये डिसीज इजीली तरीके से उसको भी क्या करेगी? ग्रसित कर देगी, या उसको भी कर देगी अफेक्ट। इसी वजह से इन्हें कहते हैं छुआछूत या संसर्गी रोग। मतलब संक्रामक रोग का सबसे खतरनाक पहलू या कम्युनिकेबल डिसीज सबसे खतरनाक क्यों हो जाती हैं, ये वाला पॉइंट बताता है, क्योंकि ये बड़े तेजी से स्प्रेड होती हैं, वो भी कम समय में। तो कम समय में बड़ी तेजी से फैलती हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा मास, एक बहुत बड़ा नंबर इनकी गिरफ्त में आ जाता है, इसलिए ये होती हैं सबसे खतरनाक। जबकि नॉन कम्युनिकेबल तो फैलती ही नहीं है, तो वो उतनी खतरनाक है ही नहीं। जिस व्यक्ति को दिक्कत है बस उसी व्यक्ति को दिक्कत होगी, लेकिन कम्युनिकेबल में ये नहीं है। कम्युनिकेबल में यदि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और आप मेरे से हाथ मिलाने आए तो आप भी होगे, फिर आप घर जाओगे तो निश्चित रूप में अगर आपने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया अपना, हैंड वॉश और साफ सफाई, तो आप घर के और मेंबर को भी क्या कर दोगे? ग्रसित। यही वो कारण है जिस वजह से संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिसीज काफी खतरनाक हो जाती है। क्लियर है ये चीज? अब आते हैं बिल्कुल बेसिक, जो चीज मैंने आपको बताई कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये तो आपसे बन जाएगा। अब हमको लिखना है संक्रामक रोग में विशेषताएं या फीचर।
तो जो शुरू के 3 पॉइंट हैं ये प्रीलिम्स के ही फैक्ट है, दरअसल में बहुत आराम से आपसे बन जाएंगे। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। जो संक्रामक रोग होते हैं मतलब कम्युनिकेबल डिसीज, उनमें निश्चित रूप में जो पैथोजन है उनके अंतर्गत बैक्टीरिया भी आएगा, वायरस भी आएगा, प्रोटोजोआ भी आएगा, फंगस भी आएगा, नेमेटोडा भी आएगा। मतलब जब आप डिसीज चैप्टर में पढ़ते हैं जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, परजीवी से होने वाले रोग और एटसेट्रा, तो इसका मतलब है आप इन डिसीज को पढ़ रहे होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज को पढ़ रहे होते हैं। मतलब ये सारी जो डिसीजेस हैं ये इनके अंतर्गत आती हैं। दूसरी चीज, कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो बड़ी तेजी से फैलती हैं काफी कम समय में। तो कौन फैलाएगा? क्या ये फैलाएंगे? पैथोजन फैलाएंगे? नहीं, पैथोजन तो आपके ब्लड के अंदर आकर उस डिसीज का कारण बनेंगे, फैलाएंगे ये। सबसे खतरनाक मच्छर, दूसरा मक्खी, मतलब ये दोनों इंसेक्टा की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज 6 लेग होते हैं इनके। फिर चमगादड़, देन पक्षी, देन सुअर। तो दरअसल में ये इस डिसीज को क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यदि मैं आपसे पूछूं हैजा क्यों होता है? हैजा एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, विब्रियो कॉलरी। तो आप बोलोगे सर हैजा जो होता है और जो टाइफाइड होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से होता है। तो याद रखना, तो मैंने बोला आपको हैजा मतलब कॉलरा, और मैंने आपको बोला कि एक डिसीज जिसको कहते हैं अपन क्या नाम बताया मैंने अभी आपको, जिसको मियादी बुखार कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं एग्जैक्टली। तो टाइफाइड भी दरअसल में किससे होती है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, दूषित जल और भोजन से होता है। इसी तरह से मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आप पर्टुसिस रोग से ग्रसित हैं, आप तो हो नहीं सकते, दरअसल में पर्टुसिस रोग से ग्रसित होता है बच्चा। जब बच्चा यदि कोई पर्टुसिस रोग से ग्रसित है या आप टीबी से ग्रसित हो, तो याद रखो क्यों डॉक्टर एडवाइस करता है कि हमेशा खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि यदि आपने खांसा और छींका तो निश्चित रूप में वो पैथोजन जो है, जो बैक्टीरिया है, वो कहाँ आ जाएंगे? वायु में आ जाएंगे, और यदि आप वहां से गुजरो तो निश्चित रूप में आप उस डिसीज से हो जाओगे ग्रसित। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये वाला, जो लार होती है वो भी दरअसल में पैथोजन को कंटेन करके रखती है। सर कॉलरा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड होता है? अरे बेटा जी, मान लो कोई नदी है, उस नदी का पानी दूषित हो गया है, क्यों? क्योंकि उसमें विब्रियो कॉलरी है। मैंने वो पानी पिया और वो पवित्र सी कोई नदी है, तो उस पानी का जल मैंने भरा और घर ले गया और घर वालों को भी पिलाया कि आप भी पियो, ये पवित्र पानी है। कुछ समय बाद आपकी तो वाट लगी, घर वालों की भी वाट लगेगी। क्यों? क्योंकि उस कंटामिनेटेड वाटर में विब्रियो कॉलरी था। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इस तरह से कॉलरा फैलता है। क्लियर है? दूषित जल और भोजन से दरअसल में कॉलरा स्प्रेड मतलब होता है। लेकिन यदि मक्खियां, यदि आप कॉलरा से ग्रसित हो और आपने यदि सलाइवा निकाला अपना, निश्चित रूप में उस सलाइवा में भी दरअसल में विब्रियो कॉलरी होंगे, और उसी सलाइवा के ऊपर बैठी मक्खी, और फिर वही मक्खी आपके खाने की चीजों में बैठी, निश्चित रूप में विब्रियो कॉलरी खाने की चीज में आ गया, खाद्य सामग्री को आपने खाया, मतलब आपको हो गई डिसीज। तो कॉलरा के केस में मक्खियां भी भूमिका निभाती हैं और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर भी भूमिका निभाता है। ये सब प्रीलिम्स में अपन पढ़ते हैं। नेमेटोडा, नेमेटोडा दरअसल में, जैसे हाथी पांव का नाम सुना होगा आपने, एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस एक बीमारी होती है जिसमें एक कृमि होता है जिसका नाम है बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। तो बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई दरअसल में एक कृमि होते हैं जो एस्केहेलमिंथिस वर्ग में आते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन में एस्केहेलमिंथिस वर्ग में आता है ये नेमेटोडा। ये भी दरअसल में डिसीज का कारण है, और एमपी गवर्नमेंट फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए एल्बेंडाजोल की टैबलेट दे रही है, इसीलिए ताकि एल्बेंडाजोल की टैबलेट के कारण वो जो नेमेटोडा है ना, जिसका नाम बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, वो मर जाए। तो कहने का मतलब है कि जल कंटामिनेटेड हो, वायु इन्फेक्टेड हो, लार यदि अफेक्टेड पर्सन की हो और अफेक्टेड पर्सन का पसीना भी हो, तो ये मीडियम बन सकते हैं अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को ग्रसित करने के। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मतलब विशेषताओं में आएंगे। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अगर मैं आपसे पूछूं कि कम्युनिकेबल डिसीज नॉन कम्युनिकेबल से भी खतरनाक है या बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली है, क्यों? तो आपको फोर्थ नंबर का पॉइंट बोलना है, जो मैं पहले से आपको समझा रहा हूं कि क्यों दरअसल में कम्युनिकेबल को बोलते हैं संसर्गी डिसीज। दरअसल में एक अस्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ये बड़ी तेजी से फैलती हैं कम समय में, इसीलिए ये सबसे खतरनाक पहलू है। चौथा वाला पॉइंट, और चौथा वाला पॉइंट यदि आप लिखें तो प्लीज पांचवा पॉइंट ना लिखें, क्योंकि वही चीज लिखी हुई है। और लास्ट में जाते जाते दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कह रहा है कि वाटर की एक बूंद यदि पॉल्यूटेड है और आपने उसको इनटेक कर लिया तो आपको लगभग लगभग हजारों बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है ये कोशिश करती है कि प्योर वाटर आपके घर तक पहुंचे। न केवल वाटर, बल्कि यदि आप कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, यदि आप कंटामिनेटेड वाटर लेते हैं, यदि आप कंटामिनेटेड एयर के कांटेक्ट में हैं, तो भी दरअसल में, और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपके आसपास का माहौल जो है गंदा है, मच्छर और मक्खियां पनपेंगे, तो निश्चित रूप में कम्युनिकेबल डिसीज होंगी ज्यादा। मतलब ये छठवें नंबर का पॉइंट बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट है, इसको जरूर आप मेंटेन करें। अगर छठवां पॉइंट लिखें तो फिर ये लाइन मत लिखें WHO वाली, ठीक है? ये केवल समझाने के लिए थी कि वाटर की एक बूंद यदि पॉल्यूटेड है तो निश्चित रूप में वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकती है। तो इसलिए कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संक्रामक रोग क्या है, उनकी विशेषता समझाइए, तो आपने संक्रामक रोग लिख दिया आराम से, और फिर उसके बाद विशेषता में जो 6 पॉइंट है उनमें से कोई 3 भी यदि आप लिख दोगे या 4 भी लिख दोगे तो बहुत आसानी से अपना काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि अपन बातों को रिपीट न करें। जैसे चौथा पॉइंट लिखें तो पांचवे की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है? छठवां लिखें तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये चीज जरूर याद रखना। क्योंकि उन्होंने अब क्या किया है, MPPSC मेंस ने क्या किया है, कंटेंट कम कर दिया है, लेकिन अब आपको रियलिटी लिखनी पड़ेगी। तो आप उसी चीज को बार बार दोहराओगे तो निश्चित रूप में कहीं मार्क्स आपको। सर PDF से ही नोट्स बनाते चले? हाँ बेटा बिल्कुल बनाओ ना, PDF से नोट्स बनाओ। और यदि कोई और बुक देख पा रहे हो तो और भी क्वेश्चन, मैंने आपको बोला आपको खुली छूट है, आप मेरे को बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन कराने हैं, कि सर ये आ सकता है, ये आ सकता है, आप बिल्कुल कमेंट कर दिया करो, मुझे लगेगा तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा, ठीक है? उम्मीद करता हूं क्लियर होंगी चीजें, नोट्स आपके पास होंगे, धीरे धीरे पढ़ते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन मिलते हैं आगे। थैंक यू।